What it is FEMA and FERA? Yes. What it is FEMA and FERA? Financial economic health. Foreign exchange regulation of FTA.
Ma'am, you are not audible. Now am I audible? Yes, ma'am. ma'am. Okay, sorry. So it's an actuary act. It is a business profession who deal with a financial impact of risk and uncertainty. रिस्क के लिए ही हम लोग इस एक्ट को प्रिफर करते हैं। प्रोफेशनल कोई भी बिजनेस हो, विदाउट रिस्क तो बिजनेस होता नहीं है। और आपको अगर प्रॉफिट इंप्रूव करना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो रिस्क फैक्टर मैटर करता है। अब रिस्क किस प्रकार की होगी, कैसे रिस्क लेना है, तो वो एक्चुअली एक्ट में दिया गया है। जैसे अगर इंश्योरेंस की रिस्क है, बिजनेस की रिस्क है, शेयर मार्केट की रिस्क है, तो रिस्क के साथ साथ हमें स्टडी भी करना होता है कि व्हेन वी आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, सो बिफोर दैट वी स्टडी कि एस अगर इफ आई आई एम नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट दिस ईयर, सो व्हाट हैपेंड, अगर 2 साल में नहीं बना पाया तो क्या होगा, 3 साल में नहीं बना पाया तो क्या होगा, है ना। ऐसा एक एनालिसिस होता है, उसका स्टैटिस्टिक होता है, इकोनॉमिक्स होता है, टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। ऑन दैट बेसिस पे ही स्टडी करके हम लोग रिस्क लेते हैं, है ना। जितनी भी फॉरेन कंपनीज होती है, ये सब पहले से स्टडीड होता है। फॉरेन एक्सचेंज में भी ये सारी चीजें स्टडी होती है, और उसके बाद ही वाइड रेंज में बिजनेस प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जैसे टाटा, अंबानी, इन लोग का स्टडी हो चुका है कि हम लोग कब तक मार्केट में रहेंगे, और अगर जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं मार्केट अभी डाउन हो रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, व्हाट्स द प्लानिंग। सो दे ऑल बिजनेसमैन, ऑल एंटरप्रेन्योर्स, all companies uh, just think or take a risk when the situation comes. So we have a big example in front of us, that it's a pandemic. So a number of companies took decisions regarding whatever they decide. So planning, and now market is open, so they have an opportunity. Now they start to taking risks, invest करने की रिस्क ले रहे हैं, है ना, या बनाने के लिए रिस्क ले रहे हैं, कंपनी को फिर से रिस्टार्ट करने के रिस्क ले रहे हैं। सो दैट इट इज, ये सारे एक्ट है, आय वगैरह जो है ना, ये सारे एक्ट है एज पर कंपनी एक्ट। A casualty actually is a professional skilled in the analysis, स्पेशली क्या है, एनालिसिस, इवेल्युएशन and management of the financial implications of future contingent event, primarily with respect to general insurance, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना, इसके लिए हम किसी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एवरी ईयर LIC हो या एन नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आती है, एन नंबर ऑफ। अब उनको भी मार्केट की स्ट्रेटेजी पता है, और कस्टमर की भी फ्रीक्वेंसी पता है कि व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, एंड नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। उसमें अब इंश्योरेंस कंपनीज में क्या है, बहुत सारे इंश्योरेंस है, राइट। आपका फैमिली इंश्योरेंस हो गया, चिल्ड्रन का हो गया, आपका मेडिक्लेम हो गया, आपका ट्रैवलिंग हो गया, आपका मशीनरी का इंश्योरेंस हो गया, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस हो गया, राइट। सो एवरी न्यू कंपनी जो भी अभी मार्केट में आ रही है, वो अच्छा रिटर्न देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी के क्या है, उनके एथिक्स है, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। अब ये मेडिक्लेम पॉलिसी ये एक्ट में कैसे क्या प्रिफर करती है, आप अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो जो भी प्लान है, अभी नया प्लान आया मेडिक्लेम का कि लोगों के लिए हम मेडिक्लेम पॉलिसी बनाएंगे। एज क्राइटेरिया जो है वो रखेंगे 15 ईयर से लेके 40 तक, ठीक है। मतलब आपको अगर मेडिक्लेम निकालना है तो आपका एज 15 या फिर 40 होना चाहिए। उसके बाद हम ये कंपनी की पॉलिसी है, सॉरी,
एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये कंपनी की क्या है पॉलिसी है कि हम लोग जो भी मेडिक्लेम देंगे कस्टमर को, वो प्लान होगा हमारा एज का क्राइटेरिया होगा 15 साल से लेके 40 इयर्स तक। उसके बाद का हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है ना, रिस्क ज्यादा होती है 40 के बाद। शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक एन नंबर ऑफ डिसीज बॉडीज में आ जाते हैं, तो वो रिकवर नहीं होते या फिर हो भी गए तो रिस्क नहीं। अब मेडिक्लेम पॉलिसी में आप को पता है ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी बनाते हैं तो इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी जो बिग इंस्टीट्यूशंस होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वही देंगे ना क्लेम, उनके चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा कि हमें मिलेगा। तो वो लोग स्टडी करते हैं कि ये मेडिक्लेम पॉलिसी में कौन से डिसीज कवर होंगे, ठीक है, एक ऑप्शन हो गया। आफ्टर दैट क्लेम अपना पॉलिसी का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अगर 15 साल का बच्चा है या 15 साल का पर्सन है, वो अगर मुझसे पॉलिसी ले रहा है तो 20 इयर्स तक, है ना, 20 इयर्स का रखना है या 15 इयर्स का रखना है, ठीक है। अगर 15 इयर्स का रखना है तो उसका 50 इयर्स का कैलकुलेशन क्या होगा, वो हर साल आपका प्रीमियम भर रहा है और 20 साल तक उसे कुछ भी नहीं हुआ तो उसका क्या बेनिफिट होगा, एवरी ईयर में रिन्यू करना है या फिर 10 साल तक रिन्यू करना है। एन नंबर ऑफ उसमें क्या होता है, वर्किंग होता है, कैलकुलेशंस होता है। फिर अगर साल का लेता है तो उसका क्या कैलकुलेशन होगा, उसका स्टैटिस्टिक आएगा, 30 साल का लेता है तो उसका क्या स्टैटिस्टिक आएगा, ऐसे 40 साल तक उनके सारे कैलकुलेशंस उन्होंने बना दिए, उनका सारा ग्राफ उनका बन गया, उनका स्टैटिस्टिक बन गया, उनका इकोनॉमिक बन गया। अब मार्केट में पॉलिसी आ गई, वो अपने तक पहुंचाने के लिए वो एजेंट को, ब्रोकर को, कंपनीज को हायर करेंगे और वो पॉलिसीज स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, एम्प्लॉय के लिए वो पॉलिसी देंगे, नहीं नहीं आप एम्प्लॉय के लिए ये पॉलिसी निकालो, एक्सीडेंटल पॉलिसी है, क्लेम पॉलिसी है, एन नंबर ऑफ प्लान उनके पास होते हैं मार्केट में। और अभी फॉरेन कंपनीज भी ये बिजनेस में आ गई है, तो फॉरेन कंपनी एक रिस्क है, क्योंकि अभी हमारी हेल्थ का रिस्क तो बढ़ गया है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑन दैट टाइम हमारे पास कुछ तो चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस होता है बहुत बिग होता है। तो इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया, उनके ग्राफ किए स्टैटिस्टिकली, मतलब सारे कैलकुलेशंस उनके पास रेडी है। फिर जब आप लेने जाते हो पॉलिसी, जैसे मान लीजिए मेरे सामने बंदा आ गया, उसने मुझे बताया कि मैम एक मेडिक्लेम पॉलिसी आप ले लो, तो मैं उससे डायरेक्ट बताओ क्या मुझे प्रीफर है ना, तो मुझे बोलेगा कि मैम आपका एज पे क्या ये करता है, अगर मान लीजिए मेरा एज आज के डेट में 33 है, तो 33 के हिसाब से वो मुझे कैलकुलेट करेगा और मुझे बताएगा कि मैडम आपका ईयरली 17,000 या 18,000 या 20,000 का प्रीमियम आता है ईयरली, ठीक है, क्योंकि रिक्स है। फिर 80 जो भी प्रीमियम आता है तो मैं बोलूंगी कि नहीं इससे कम नहीं हो सकता क्या, तो बोलेगा नहीं, या फिर हो उसके क्वार्टरली पे करिए, हाफ ईयरली पे करिए, राइट। अब ये 20,000 में मैं उसे पूछूंगी कि क्या होगा, मुझे वो पूरा स्टैटिस्टिक दिखाएगा, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएगा कि ये देखिए मैडम ये आपका प्रोफाइल है, कैलकुलेट करेगा, उनके सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, और इसमें आपका ये रहेगा, अगर आपको आफ्टर 40 के बाद कुछ हो जाता है तो आपको इतना रिस्क कवर मिलेगा, अगर आपको कोई डिसीज हो जाता है तो आपको इतना रिस्क कवर रहेगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो आफ्टर 20 इयर्स के बाद अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो पूरा खर्चा आपका कवर होगा। लेकिन मैं उससे पूछ रही हूँ अगर मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो, नहीं हुआ तो फिर मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, तो बोलता है नहीं, फिर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, ऐसे भी लोग होते हैं ना, राइट। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स होती है, बट कहने का मतलब यही है कि वो पूरा इवेल्युएशन होता है, उनका पूरा स्टडी होता है, मतलब आज का प्लान है ये ईयर का, मान लीजिए वो प्लान उन्होंने कब निकाला, आज की डेट में 2022 में निकाला, तो उसका फ्यूचर भी उन्होंने बना के रखा है कि ये पर्सन को अगर हो जाता है तो इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, भले ही वो एजेंट छोड़ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर आपने वो पॉलिसी ले ली तो कमिंग ईयर्स में अगर कुछ हो जाता है, और उसने क्राइटेरिया रखा है कि आपको 3 साल तक भरना होगा, 3 साल के बाद ही आपको क्लेम मिलना चालू होगा, है ना। कुछ कुछ पॉलिसी ऐसी आती है, बोलते हैं नहीं आपको 3 महीने के बाद मिलेगा, कोई बोलता है 1 साल के बाद मिलेगा, किसी का, हर एक कंपनी का उनका उनका क्राइटेरिया है, क्योंकि एवरी कंपनी मार्केट में
किस लिए आई है? अर्निंग प्रॉफिट। सबको अपना अपना पड़ा है ना, सबको लगता है कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? सो दैट इज द मैटर। रिक्स है ना, हमारी हर चीज में रिक्स है, विदाउट रिक्स हम काम नहीं कर सकते। सो देयर इज कैजुअलिटी एक्चुअली इज अ प्रोफेशनल स्किल इन एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। ये पहले से ही करके रखना होता है। अ फ्यूचर कंटीजेंट इवेंट प्राइमरीली विद रिस्पेक्ट टू जनरल इंश्योरेंस, है ना। अभी आप लोग भी जैसे ही आप प्लेस होते हो या आप जॉब कर रहे हो, तो आपने कभी अपना बजट बना के रखा है? अभी आप अगर रेगुलर बजट बनाते हैं तो आपको पता चल गया है कि मेरा बजट क्या है, मंथली बजट क्या है ना। अगर आप मंथली बजट बना रहे हो तो कमिंग ईयर्स में, आने वाले 5 ईयर्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर का बजट क्या होने वाला है। अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट क्या है, और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? और आने वाले 20 ईयर्स में मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर आप डेली बनाते हो तो आप फ्यूचर बजट भी बना के रख सकते हो, और वॉट एवर यू डिसाइड इट विल हैपन। लेकिन अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे, गोल ही नहीं रखोगे, तो कुछ नहीं होता, है ना। सो दैट इज द थिंग, राइट? नाउ इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या आता है देखिए। सॉरी। सो प्राइमरी विथ रिस्पेक्ट टू जनरल इंश्योरेंस आता है, देन इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी पे होती है ना 20 ईयर्स, एंड सिमिलर रिस्क एक्सपोजर एंड नंबर ऑफ रिस्क। प्रॉपर्टी में भी आपने इन्वेस्ट करके रखा, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिस्क तो है ही। अगर जॉब रहेगी तो आप ईएमआई पे कर पाओगे, जॉब ही नहीं रहेगी तो आपको प्रॉपर्टी सेल करने पड़ेगी। वो हमने ऑलरेडी सरफेस एक्ट में देखा है हैपन एक्चुअली। नाउ जनरल इंश्योरेंस में भी है, आपके जितने भी इंश्योरेंस है आपको थोड़ी पता कल क्या होगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आपकी फैमिली या वो सिक्योर्ड रहेगी, है ना। सो दैट इज द थिंग। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर की रिस्क के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कि फ्यूचर के रिस्क के लिए इन्वेस्ट करना मीन्स उसका कैलकुलेशन। अगर मैंने 50 प्लस का या 1 करोड़ का भी निकाला है तो मैं सिक्योर हूँ, आज मुझे फील नहीं होगा क्योंकि ईएमआई जा रहा है, एवरीथिंग। अगर कुछ भी हो जाता है तो मेरा जो भी डेप्थ है या जो भी मैंने कहाँ से लिया है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लाइबिलिटी जो है क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो nowadays everyone invest on that basis, फ्यूचर का प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना। got it? Now a casualty actuary adds a practical knowledge of how these various risks interact with each other and the environment in which these risks occur। क्योंकि रिस्क कैसी है, एनवायरमेंट कब कैसे होगा, नो वन हैव आइडिया। ओके, सो we just interact the risks, we just interact advanced knowledge what it comes, and on that basis you process your thoughts and invest, take risks, because without it nothing is happened। so risks हर जगह पे है, and risks means actuary, so it is important, right? Now wait a minute, what does an actuary do, what it is exactly, कि क्या करता है ये एक्ट। एरियाज ऑफ वर्क, कहाँ कहाँ तक काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री करता है। अगर किसी को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना है तो ये एक्ट का, ये जो एक्ट है ये आपको काफी हेल्प करेगा वहां तक जाने के लिए, अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी अभी करोड़ों लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, तो सब में से सब एक ही साथ बीमार नहीं पड़ते ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा ही है उसमें से। अगर मान लीजिए उन्होंने 10-15 लोगों को इंश्योरेंस दे दिए, है ना, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है, उनके नॉमिनीज नहीं होते, वो भी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज द फैक्ट, राइट? नाउ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इट इज अ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी। what it is, property and casualty, P and C, है ना। so n number of risks
in investment of properties, land, industry, everywhere, and number of things. But nowadays everyone wants कि yes मेरा होना चाहिए, तो वो लोग रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार अभी जॉब है, मेरा ईएमआई आएगा, मैं पे करता रहूंगा, एक तो प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, सेट भी हो जाएगी. सो द थिंकिंग ऑफ वे, बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, वो एवरी ईयर में उनका जो भी प्रॉफिट होता है, वॉट एवर द प्रॉफिट, और जो सो दे इन्वेस्ट इन लैंड, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, राइट. इवन फॉरेन कंट्रीज में भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो इसकी जो लाइफ एंड एन्यूटीज होती है वो कैसी होती है, जैसे प्रॉपर्टी है, लैंड है, इसकी लाइफ कैसी है, लॉन्ग लाइफ है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है कभी ना. व्हाट इज हैपेंड एक्चुअली, इट विल ट्रांसफर, राइट. दे इट्स अ ट्रांसफर टाइम टू टाइम. बट रिक्स नहीं है. रिक्स मतलब ऐसी है कि जो आज के रेट्स है ना, रेट का अमाउंट्स का रिक्स होगा उसमें, बट अदरवाइज नो रिस्क, है ना. सो लाइफ एंड एन्युइटीज इज बिग. नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है. अभी आप मान लीजिए आप इंफोसिस में काम कर रहे हैं, आपके फादर के फादर ने इंफोसिस में किया, फादर ने किया, और आप भी है, मतलब लाइफ तो लॉन्ग है, कंपनी को तो कुछ हुआ नहीं, इंडस्ट्री को, है ना. भले ही आते गए एम्प्लॉय, जाते गए, इंडस्ट्री उसका तो फेम है, नाम है. सो दैट इज. नाउ एम्प्लॉइज बेनिफिट इंडस्ट्री, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है. अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, 20 ईयर्स तक काम कर लिया, और कंपनी ने आपका इंश्योरेंस वगैरह निकाल के रख दिया, कुछ हो जाता है तो वो क्लेम कर ले तो आपको वो बेनिफिट मिलता है. रिटायरमेंट के बाद में भी अगर आपको हो जाता है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा. हेल्थ, अगर ऑन द टाइम ऑफ जॉब में कुछ हो जाता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा. और सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस है ना. क्योंकि क्या है, रिस्क फैक्टर आपने लेके रखा हुआ है, इंश्योरेंस है, तो सोशल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी. दैट इज द फैक्ट. नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक में एक से जुड़ी हुई है, क्योंकि बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, इनमें तो इंश्योरेंस लगता ही है ना. आजकल प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस हम लोग ले रहे हैं, गुड्स का इंश्योरेंस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं. इवन ट्रेन में अगर हम सफर कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारा इंश्योरेंस कट हो रहा है. बस में भी हम लोग सफर हो रहे हैं, ऑन द टाइम ऑफ जब हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी वो इंश्योरेंस का अमाउंट जो भी है वो हमसे ले रहे हैं कि एनीथिंग एनीवेयर कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इंश्योर्ड रहोगे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या और भी, तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दैट इज रिक्स, बहुत बड़ा रिक्स है. अगर जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं ना, उसमें इतना सारा मटेरियल आता जाता है एक कंट्री से, वो तो वो भी बहुत इंश्योरेंस होती है ना. कभी क्लाइमेट में कुछ हो जाए या कुछ नहीं हो जाए तो, और इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे इट ना, उनको तो पे करना ही पड़ता है एनी हाउ, कैसे भी दो. तो दैट इज अ बिग रिस्क. आप ये अगर इसमें बहुत सारे क्लॉजेस है और कैलकुलेशन बहुत है इसमें, लेकिन सीखने लायक है ये जॉब, है ना. अगर आप इसमें गए, इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, एटलीस्ट आपको 3 इयर्स तक पे करना ही पड़ता है. आफ्टर दैट यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट. तो वो हेल्थ हर एक का अलग अलग है, जनरल अलग है, आपका हेल्थ का अलग है, आपका मेडिक्लेम अलग है, आपका एन नंबर ऑफ जो इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल अलग है. बहुत सारे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आप मतलब वो ये हो, उनका क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपका हाथ या पैर कुछ हो जाता है तो वो रिकवर करके मिलता है, 2 लाख का, 3 लाख का. अगर आपको आइस के लिए ऑपरेशन करना है या इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है तो वो भी आपके इसमें रिकवरी में आता है. तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया. पार्ट, अभी तो बॉडी के पार्ट का भी इंश्योरेंस निकालना चालू कर दिया है लोगों ने. मतलब पहले एक ही पॉलिसी सफिशिएंट रहती थी, बट नहीं, अभी सिक्योरिटी के लिए हमने वो पार्ट वाइज भी इंश्योरेंस आ गए हैं मार्केट में, कि नहीं अगर ये हो जाता है तो हार्ट का इंश्योरेंस निकालो, फिर वो कैंसर डिसीज के इंश्योरेंस, मतलब कोई भी डिसीज, अभी अगर 100 डिसीज है तो 100 डिसीज के हम लोग इंश्योरेंस निकालने पड़ेंगे कमिंग टाइम्स, राइट. सो नाउ हु हायर्स एक्वायरीज, कौन करता है इनको हायर,
तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी करती है, री इंश्योरेंस कंपनी, कंसल्टिंग फर्म, स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस, रेटिंग ब्यूरोज, अदर नॉन इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। क्योंकि ये सिक्योर्ड है ना, इसके अंडर अगर आप करते हो तो एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज और इनके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं. सो इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज हायर दिस क्वेरीज. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So what does an actuary do? Area of duty. What kind of duty they play? Rate making and pricing. Yes. आपका जो पॉलिसी का, इंश्योरेंस का, मशीनरी का, प्रॉपर्टी का, वॉट एवर भी उनको रेट फिक्स करना है, प्राइस फिक्स करना है ना. सो दे विल डू राइट. अभी प्राइस एंड रेट मेकिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना. अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस वो एरिया वाइज रहेगा. कौन से एरिया में है, स्टैंडर्ड एरिया में है या हाई स्टैंडर्ड एरिया में है, राइट. डिसाइड होता है ऐसा. देन उसमें प्लानिंग क्या है, प्रॉपर्टी न्यू है या रीसेल है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, कब तक चलेगी, ऑन दैट स्टडी सब मतलब स्टडी होता है. फिर उसका प्राइस डिसाइड होता है. जैसे मान लीजिए अभी मैं अपना कोथरूड साइड में रहती हूँ, ठीक है. तो कोथरूड का जो ये है, कोथरूड मतलब फेमस है और अच्छा एरिया है, या फिर एफसी रोड है, अच्छा एरिया है. तो वहां पे जो भी अगर मेरी प्रॉपर्टी है या फिर मैंने नई प्रॉपर्टी ली है, तो आज के हिसाब से उसका जो वैल्यूएशन है वो नियर अबाउट 1 करोड़ या 150 में जाएगा, राइट. तो 150 है तो उस हिसाब से वो एनालिस करेंगे, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आज अभी 1 साल ही हुआ है उस प्रॉपर्टी को लेके और उसको इंश्योरेंस करना है, तो इसका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए. तो मैंने जितने की प्रॉपर्टी खरीदी है उतने का ही इंश्योरेंस मुझे मिलेगा. दैट इज द फैक्ट. आफ्टर 20 इयर्स या कभी भी अगर कुछ हो जाता है तो, गॉट इट. सो दैट इज मैटर. लेकिन उसका भी कैलकुलेशंस उनको करके देना होगा कि भाई अगर 5 साल में होता है तो क्या होगा, 10 साल में होता है तो क्या होगा, 3 साल में होता है तो क्या होगा, एवरी कैलकुलेशन. हाँ, अगर मैंने फिर रिन्यूअल किया तो क्या प्रोसेस रहेगा, रिन्यूअल के क्या चार्जेस रहेंगे. वन टाइम रहता है ना, एक ही बार भरना पड़ता है आपको ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, सेफ रहता है वो, राइट. सो दैट थिंग्स कम्स. मतलब इतनी सारी ये एरिया वाइज इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर है और जहाँ पे ये सारी चीजें होती है. तो प्राइस डिसाइड होता है, रेट मतलब क्या रेट से हमें पॉलिसी मिलेगी, क्या या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, है ना. क्योंकि उन लोग का भी तो इंटरेस्ट पे और कमीशन पे ही चलता है ना इंश्योरेंस कंपनीज का. सो दैट इज द थिंग. देन लॉस रिजर्विंग. अगर कुछ हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो कैसे रिजर्विंग करेंगे. मान लीजिए उन्होंने अभी नई कंपनी आई है मार्केट में, उन्होंने 5 इंश्योरेंस बना के दिए, ठीक है. नई नई मार्केट में है तो उन्होंने, सबको पसंद आया उनका प्लान और उन्होंने 5 कंपनीज के इंश्योरेंस निकाल लिए, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के. अब हुआ यूं कि 5 साल बाद या 3 साल बाद पांचों जो है ऐसा करने से अच्छा हम ये एग्जांपल लेते हैं. एक सोसाइटी में 15-20 लोग रह रहे हैं और उन्होंने सबने इंश्योरेंस निकाल लिया, ठीक है. मान लीजिए 5 साल बाद उस सोसाइटी को आग लग जाती है या कुछ हो जाता है, आई इंश्योरेंस कंपनी को तो सबको देना पड़ेगा इंश्योरेंस, क्योंकि सब एक ही सोसाइटी में ऐसा हुआ है ना. तो दैट इज द थिंग. मतलब वो एक वहां पे थोड़ा सा सोसाइटी को ये मतलब कंपनी को सोचना पड़ता है, तब उसे लॉस फेस करना पड़ सकता है. क्योंकि एक साथ अगर एक ही सोसाइटी में 15 लोगों ने अगर ये स्कीम ले ली और खुदा ना खास्ता 2 साल बाद 3 साल बाद उस सोसाइटी को कुछ हो गया, है ना, या फिर कुछ लग गया, या तो उन सबका इंश्योरेंस जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा. सो ऑन दैट टाइम एक साथ इतने लोगों को देना, मतलब कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, वो तो रिकवर हो ही जाएगा, बट उस दिन या उस टाइम पे. सो री इंश्योरेंस बहुत बार हम लोग उसे रिन्यूअल करते हैं, है ना, दैट इज री इंश्योर करते.
बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, ये सारी जो चीजें है ना कंपनी इंडस्ट्री में ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा होती है, आग लग जाना, चोरी हो जाना। सो दैट टाइम वहां पे उनको लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे वो रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा इंश्योरेंस ज्यादा प्रीमियम भी लेते हैं उन लोगों से, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा है। जैसे आज मैंने इंश्योरेंस निकाला, गुड्स जाते जाते जल गए, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को तो रिस्क फैक्टर लेने की वजह से देना ही पड़ता है ना। तो वहां पे ज्यादा रिस्क होता है। री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस में हमें फिर से री इंश्योरेंस करो, फिर से बनाओ, गाड़ी का है तो फिर से बनाओ, मटेरियल का है तो फिर से बनाओ, शिप का है तो फिर से बनाओ, ट्रांसपोर्ट का है तो फिर से बनाओ। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इसलिए रिस्क फैक्टर ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रीमियम का अमाउंट भी ज्यादा है। और दोनों को बेयर, आजकल तो वो दोनों को बेयर करने के लिए बोलता है, परचेसर और सेलर को भी, क्योंकि परचेसर खरीदेगा तो सेलर के पास जाएगा, तो वो भी ऐसा रहता है। देन मॉडलिंग आ गए हैं इसमें, कस्टोम मॉडलिंग जो है वो आ गए हैं। तो उस बेस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम लोग मॉडल के बेस पे, जैसे शिपिंग कंपनी है तो उसका इंश्योरेंस का मॉडल्स अलग होगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है तो उनका मॉडल अलग से होगा, राइट। देन एन नंबर ऑफ है, ट्रांसपोर्ट में है तो उनका अलग से होगा। तो मॉडलिंग बेस पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके आपको इंश्योरेंस देती है कि ये महीने में ऐसा है तो ये यहाँ पे ऐसा है। तो ऐसा उनका स्ट्रक्चर बना होता है, मॉडल बना होता है, हमको भी दिखाते ना, ये लोअर है, ये मीडियम है, ये हायर है, ये एकदम लोअर है। तो ऐसे वो मॉडल्स बना बना के प्रेजेंट करते हैं ताकि कंपनीज उन पे ट्रस्ट करे और कंपनी वो पॉलिसी ले, राइट। डाटा, अभी उनके पास डाटा बहुत होता है, इतनी सारी पॉलिसीज, उसका सब कैलकुलेशंस, उसका सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसका सब जो भी टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनके कैलकुलेशंस बहुत होता है, क्योंकि आज से लेके 20 साल तक का कैलकुलेशन मुझे करना है ना। तो इतनी सारी कंपनी, इतने सारे उनके क्लाइंट्स होते हैं, तो उसमें बहुत, अभी उसमें भी आप में से कितने लोग इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ते हो पता नहीं, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का पॉलिसी पढ़िए, सिर्फ आप उसका डेट और ये, बाकी उसमें क्या क्या कवर होता है, क्या क्या किसी ने पढ़ा है, कभी पढ़ी है? इतनी बारीक बारीक इसमें छोटे छोटे इसमें दिए रहते हैं वो सारी चीजें कि हम लोग पढ़ते ही नहीं है उसको। तो उसके लिए आपको इवन पॉलिसी, आप LIC का पॉलिसी निकालते हो उसमें भी इतनी टर्म्स एंड कंडीशन छोटी 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 दी रहती है, हम सिर्फ मेन मेन पढ़ते हैं, मेन मेन हाईलाइट करते हैं। इवन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस में भी इतनी छोटी छोटी चीजें होती है जो इतना, तो हम लोग सोचते हैं क्या पढ़ना है, हमने ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले पे, नहीं यार बंदा ने दिया है तो पैसा मिलेगा हमें सिर्फ इतना, लेकिन नहीं, आपको वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट एक दो बार पढ़ के नॉलेज में तो रखो कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, क्या टर्म्स एंड कंडीशन बेसिस पे वो आपको देंगे। अब जो है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस तो मिलता नहीं है, राइट। उसमें से कुछ 1% ही मिलता है, 50% वो काउंट होता है कि कितना मटेरियल का इंश्योरेंस है, तो कितना मटेरियल जला वो काउंट होने के बाद ही उतना मिलेगा, राइट। लाख रुपए का है तो लाख में से लाख तो जला नहीं होगा। उनका इन्वेस्टिगेशन कंपनीज होती है, वो आती है जगह पे, वो सारा चेक करती है, उनका ब्यूरो होता है, वो आके चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। देन वो ऑथोराइज करता है कि ये कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर वो पूरा होगा, उसके लिए भी प्रूफ टाइम लगता है, इन सब चीजों के लिए एट अ टाइम नहीं मिलता है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रूफ ब्यूरो की तरफ से जब तक वो कंसेंट होके आगे पेपर पे साइन होके नहीं जाएगा, तब तक वो फुलफिल नहीं होता है, टाइम लग जाता है इस सब प्रोसेस को। और फिर सेम प्रोसेस आपके एक्सीडेंट में है, सेम प्रोसेस आपके इसमें है क्या, शिपिंग में है ना। सो एवरीवेयर प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो फॉलो करती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा है, राइट। तो डाटा में भी यही है कि इतना सारा बल्क डाटा होता है, उसमें वर्क करना होता है और उस डाटा को सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि कमिंग ईयर्स में उसे वो देना है। तो आजकल इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपका सिर्फ नेम और आपका DOB डालेंगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर उसमें पता चल जाता है, चाहे वो LIC हो, चाहे आपका एक्सीडेंट क्लेम हो, चाहे आपका कोई पॉलिसी हो, यानी कोई भी प्रॉपर्टी का हो,
आपने नाम और ये डाल दिया तो उसमें डिटेल आ जाते हैं, आपने कब निकाला था, कब मैच्योर्ड होगी, क्या उसका आउटपुट होगा, है ना, एवरीथिंग सब उसमें मेंशन होता है, राइट। नाउ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, है ना, जैसे ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ही होता है प्रेडिक्शंस पे, जैसे मार्केट बेस पे अगर आप कुछ निकालते हो तो मार्केट का जो एनालिसिस है वो क्या है, प्रेडिक्शन है कि अगर हुआ तो मिलेगा, मार्केट कब बढ़ेगा कब नहीं आपको पता नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मार्केटिंग में सॉरी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो मुझे नहीं पता है ना शेयर मार्केट का मतलब क्या कब रेट बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा। आज मैंने मान लीजिए 50,000 इन्वेस्ट कर दिए और नेक्स्ट मंडे को पता चला कि अरे ये तो शेयर तो बहुत अच्छा बढ़ गया, मुझे लाख मिल गए उसके। लेकिन अगर मुझे पता चला कि नहीं डाउन हो गया, तो मैं तो चुपचाप बैठूंगी, यार अब कब बढ़ेगा, रोज मैं देखूंगा, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है ना। सो दैट इज द, तो इसमें भी आपके प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं, उनके पास सारे प्रिपरेशंस होते हैं एंड नंबर ऑफ पीपल आर मेकिंग करियर ऑन दैट फील्ड। बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर बनाते हैं, उनको लगता है कि नहीं अपना खुद का होना चाहिए, तो वो ऐसे 2-4 कंपनी से टाई अप करके वो एन नंबर ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग में सेल करते हैं। तो मार्केटिंग का स्किल जिसका अच्छा है वो ये कर सकते हैं। और फाइनेंस का पीपल क्या करेगा कि कैलकुलेशंस, उसके एनालिसिस, उसका डाटा इंटरप्रेट करेगा और सामने वाले को वो एनालिसिस करके देगा। एज एन डाटा एनालिटिस्ट इज अ अच्छा करियर है मार्केट में, राइट। नाउ हाउ वी इम्प्रूव एक्चुअल स्किल्स, क्वेश्चन ऑफ बैलेंस क्या होता है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बट इट कम्स इन टेक्निकल प्रोसेस। सो व्हाट इट इज टेक्निकल कंपेटेंस की नॉलेज ऑफ मैथ एंड फाइनेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए, आपको सारे मॉडल चाहिए, कैलकुलेशंस इन व्हाट बेसिस की फ्यूचर कैलकुलेशन क्या है, सारे फॉर्मूलेज होते हैं। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट। जैसे लाइफ का है, डे वाइज है, मंथ वाइज है, ईयर वाइज है, एवरी कैलकुलेशन सारे फॉर्मूलेज, मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज आपको पता है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको फ्यूचर का कैलकुलेशंस करके देना होता है सारी कंपनीज को, है ना। जैसे लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें पहले ईएमआई का स्टेटमेंट दे देते हैं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम उसे बोलते हैं। व्हाट क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। व्हाई वी कॉल्ड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, इट्स अ फ्यूचर, है ना, कि वो आपको बताएगा कि अभी ये साल में आपको कितना बनाना है, और वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने फिक्स रेट लिया है या फ्लक्चुएट रेट लिया है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री से या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोगे तो आपका हर ईयर में आपका अमोर्टाइजेशन चेंज होगा, और अगर आप बैंकिंग से लेते हो तो वो आपका फिक्स रहेगा 20 ईयर्स तक, है ना। तो ऐसे तो इसमें भी आपके मॉडल्स होते हैं, जो जैसे मैंने अभी एक प्लान बनाया है, ये प्लान के लिए ये मॉडल है, ये कैलकुलेशन है। दूसरा प्लान बनाया उसके लिए ये मॉडल है, ये कैलकुलेशन है। कुछ और बनाया उसके लिए वो मॉडल है, वो कैलकुलेशन है ना। तो इतने सारे आपको वर्किंग करके देने होते हैं, और इट्स अ नीड ऑफ कस्टमर की नीड होती है, तो वो जैसा आपको बोलेगा वैसा आपको बना के देना है, क्योंकि इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर देम। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो आपको वो कंपनी का इंश्योरेंस और उसके एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, है ना, ऐसे आपको बना के देना पड़ेगा सबको कि ये है वो है, क्राइटेरिया रहेगा। और उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, एज वाइज और अमाउंट वाइज। जैसे 1 लाख का है तो क्या बनेगा, 50,000 का है तो क्या। अब कंपनी ने भी क्या कर लिया इंश्योरेंस कंपनी में कि मैक्सिमम ले, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, क्योंकि एज का क्राइटेरिया आ जाता है, इसकी वजह से हर एक एज वाइज से उसका ये रहता है। तो आपने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से या किसी ब्रोकर से अगर आप मिले होगे, तो वो देखिए कितने सारे आपको ये दिखाता है ना, एक टेबल रहता है, और वो टेबल के हिसाब से आपको बोलता है कि ये एज में इतना प्रीमियम लगेगा, वो एज में इतना प्रीमियम लगेगा। अभी ठीक है, प्रीमियम तो हम लोग इतना नहीं पूछते कि ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, राइट, और ये कैसे सेट होता है। तो ये दैट इज द मैथ्स एंड फाइनेंस कैलकुलेशन की ये एज पे मान लीजिए कि मुझे मेरा एज अभी 32-33 है, तो 32-33 के हिसाब से मुझे प्रीमियम कितना आना चाहिए, है ना। तो अब उसका फॉर्मूला होगा, 40 है तो उसका फॉर्मूला होगा, 50 है तो उसका फॉर्मूला होगा। सो दैट इज द कैलकुलेशन। मतलब
एक्सेल में, इसलिए मैं बोलती हूँ अपना एडवांस एक्सेल का नॉलेज बढ़ाइए। तो एक्सेल में अगर वो, अभी तो एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है कि आपने उसमें डाल दिया तो वो सारा क्राइटेरिया, बट एक्सेल में भी ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आपके कैलकुलेशन एक्यूरेट होने चाहिए। इफ योर कैलकुलेशन इज एक्यूरेट, सो यू विल बी कैलकुलेटेड एन नंबर ऑफ मैथ्स, you also prepare graph tables and all, right? तो वहां पे टेक्निकल कंपेटेंस होता है कि कितना लेना चाहिए, राइट? देन एबिलिटी टू अप्लाई एक्रूअल टेक्निक्स, आप में वो सारी होनी चाहिए एबिलिटीज की, उसे आप कैसे एक्वायर करेंगे, राइट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। जो होता है ना स्किल जो हम बोलते हैं, विदाउट कैलकुलेशंस करना, जैसे सिविल में होता है ना उनका टेक्निक के कैसे कैसे, तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कंपनी में। थोड़ा क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रिटिकल है ना। अभी मैथ से सभी लोग डरते हैं, जिनका मैथ अच्छा होता है, कैलकुलेशन अच्छा है, वो बड़े बड़े पोस्ट पे ये सब फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस के नाम से, टेक्निकल फाइनेंस टेक्निकल के नाम से जॉब पे रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा, और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी ये सारी चीजें मायने रखती हैं, कैलकुलेशंस, है ना। तो वो आपको तुरंत जैसे भी आप उससे मिलोगे, वो आपको तुरंत कैलकुलेट करके देगा कि इसका कितना ही आएगा, क्या आएगा, राइट? स्किल होता है उसके लिए, कैसे बात करना, कैसे समझाना, है ना, स्किल होता है। नाउ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स, अब आ गया आपका स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल। आपको सब आना चाहिए कंप्यूटर के स्किल्स, पूरा एडवांस एक्सेल आना चाहिए। कि अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है मान लीजिए, तो मुझे एक्सेल में कैलकुलेट करके देना आना चाहिए। मुझे एक्सेल में अगर विद इन अ मिनट, अभी मेरे पास 100 क्लाइंट्स है, तो 100 लोगों को मुझे आज सुबह तक 10 से लेकर 5 बजे तक अगर निपटाना है, तो मेरी स्पीड देखिए कितनी होनी चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, मुझे किसी से सबसे अच्छे से बात करना है, बिकॉज ऑल आर माई कस्टमर। अगर आप ये सोचोगे कि आज मुझे अगर 100 पॉलिसीज मिल जाती है तो मैं कितना ये होगा, सो बिकम इंश्योरर। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा आपका नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए वो स्कीम में। अब लोग आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, वॉट एवर द क्वेश्चंस, तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना आना चाहिए, चाहे वो कंपनी का हो, आप हो, इंडिविजुअल हो, एनीवन, right? So that is a technical competence. First, it is knowledge of maths and finance is must, because of the calculations and formulas are there. Ability to apply accrual techniques, in number of techniques, मतलब आप में वो एडप्शन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये सीखना है, नहीं मैं ये करूंगा। नया नया एडवांस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या आया है और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं और उसके पीछे क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही कैलकुलेट नहीं करना आता, एक्चुअल इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट पे लगता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वो मैच नहीं करता है। सो ये सारे स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है जो आपको सीखने होते हैं, और ये आएगा प्रैक्टिस से, है ना। बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सारा, मतलब क्रॉस चेकिंग करना, क्रॉस वेरीफाई करना, तो ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करने से ही वो स्किल आप में आता है। स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल, आजकल सब डिजिटाइजेशन है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स आप में होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपको। मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ नहीं है तो वहां कहीं पे भी जाके आपका काम होना चाहिए, काम स्टॉप नहीं होना चाहिए, दैट इज अ कंप्यूटर स्किल। मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स जो भी है, कैलकुलेशंस के हो, चाहे वो चेंजेस के हो या रीइंश्योरेंस के हो, तो आपको वो फास्ट होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अभी हमने डिस्कस किया कि एक्यूरेल आर्टिकुलेट जजमेंट, है ना, आपको जजमेंट करना आना चाहिए, एजम्पशंस प्रेडिक्शंस बताना आना चाहिए, उसके लिमिटेशंस क्या है। देन ये जो है व्हाटएवर, तो जज करते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई पर्सन हमारे पास आ गया तो हम लोग उसे जज करते हैं कि नहीं यार इसका इतने का ही इंश्योरेंस लेगा, इससे हुए आगे वो नहीं जाएगा, तो हमें एडवाइस, एज एन एडवाइजर हमें उनको एडवाइस भी करना आना चाहिए, ताकि वो हम पे ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट ले सके। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। इफ यू डोंट हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, आप बात ही नहीं कर सकते हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो फिर उस फील्ड में जाना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आप उस फील्ड में वर्क नहीं कर सकते हो, राइट? सो
assumptions भी बताने आने चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ, ये आया तो क्या होगा, वो आया तो क्या होगा। तो दैट, क्योंकि पीपल के दिमाग में जितने भी लोग assumption है ना, वो भी आपको सेटिस्फाई करना आना चाहिए, फिर उसके बारे में भी आपको जवाब देना आना चाहिए। नाउ बिजनेस सेंस व्हाट इट इज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, है ना। अगर आप उस चीज को सॉल्व कर रहे हो या उसमें आप वर्क कर रहे हो, सो यू हैव एन स्किल टू वर्क रिगार्डिंग दैट। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, अगर कुछ भी केस हो जाती है, टाइम पे काम को कैसे करना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, और आपका टाइम मैनेजमेंट, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस। तो आप ये तो ये सारे इंस्टीट्यूशन पे होते हैं, आप ऑनलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी एक्सपीरियंस वहाँ का भी कोर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज थाईपी है, यहाँ पे भी सारे, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपनी जो है इंश्योरेंस मार्केट आ गई है, आप यहाँ से भी सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं रिगार्डिंग। तो ये यूएस की है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी ऑफ एक्वाटिव, लाइफ इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, पेंशन। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुना होगा ना, इसमें तो बहुत सारी कंपनीज जुड़ गई है, बट ब्रांड कंपनी को चूज करी है, मतलब जो सालों से इस फील्ड में काम कर रही है और आपको भी कुछ अच्छा उसमें मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है जोड़ने के बाद, तो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी कंपनीज है, यहाँ पे आप बना सकते हो, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर। ये हर कंपनी का अलग अलग है, कैजुअलिटी एक्चुअल सोसाइटी प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी पे ही आपको इंश्योरेंस देंगे। अमेरिकन एकेडमी जो है वो स्टेट्स क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड फॉर एक्रेटरीज इन यूनाइटेड स्टेट, तो ये वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे जाके आपको कोर्स करना है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, फिर ऑनलाइन भी होना चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेशन फाइनेंस जो है वो समझता जब तक आप उसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस होती है, राइट। ताकि सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, करने होते हैं आपको, तब जाके वो आपको समझ में आता है। द कैजुअलिटी एक्चुअल सोसाइटी व्हाट इट इज, so it is and the only actual organization in the world exclusively focused on property casualty risk, है ना। मतलब क्या है, इसमें रिस्क फैक्टर है, और वो रिस्क कैसे लेते हैं, कैसे रिस्क कैलकुलेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू स्टडीड देयर। ट्रस्टेड रिसोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स, है ना, ऑल प्रोफेशनल्स दे कैसे वो ट्रस्ट करेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी कैसी बननी चाहिए, आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ऑल प्रोफेशनल आपने देखे होंगे जितने भी हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे कंपनीज में आप जाइए या फिर आप इसमें भी सर्च करिए यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएंगे। सो कैसे वो बात करते हैं आपको वो सीखना होगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग में वो सब सिखाते हैं। सो अनमैच क्रेडेंशियल्स फॉर कैजुअलिटी, जितने भी प्रॉपर्टीज के इंश्योर्स होते हैं, है ना, वो क्रेडेंशियल्स जो है वो मैच नहीं करते, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको मैच करना, क्योंकि बहुत सारे अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, स्टेट में अलग अलग रेट है, तो वो रेट के हिसाब से उसे मैच करना होता है। तो उसके लिए भी एक नया ये है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, वो अच्छा ही कोर्स है, तो फीस बहुत होती है उसकी, बट जो टेक्निक्स वहां पे सिखाते हैं ना, तो एज एन इंश्योरर आप वो करियर हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी अभी ये जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनाइटेड स्टेट में कितना है 5152, हांगकांग में 32 है, कनाडा में इनकी 521 ये है, स्विट्जरलैंड में 32 है, बर्मुडा में 1110 है, सिंगापुर में 20 है, यूके में 53 है, जर्मनी में 13 है, चाइना में 51 है, अदर्स मतलब अदर कंट्रीज का 70। तो ऐसे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल सोसाइटी, है ना। 2013 का उन्होंने दिया है, अभी का देखना पड़ेगा क्या ग्राफ है। नाउ सीएएस मेंबर्स बाय एम्प्लॉयमेंट टाइप, अभी इनका जो है ना सीएएस, ये कोर्सेस प्रोवाइड करती है, तो इनके यहाँ पे जो
ये है रिस्क फैक्टर है, या तो वो कैसे कैसे इंश्योरेंस को ये कर रही है। तो प्रॉपर्टी कैजुअलिटी पे उन्होंने 43% दिया अभी तक, कंसल्टेंट एज एन कंसल्टेंट 60% है, अदर्स में 13 है, री इंश्योरेंस अगर करते हैं तो 10%, 6 रिटायरमेंट में 6% है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो 6% है, ब्रोकर्स एंड एजेंट को 2% है, गवर्नमेंट का 2% है, लाइफ एंड एक्सीडेंट हेल्थ का 2% है, एकेडमिक का 1%। तो ये सारे हमारे पॉलिसी में ऐड होते हैं। गॉट इट? ये एवरी कस्टमर से वो लेते हैं, ये चार्जेस जो है ना, ये 6%, 2%, 2%, 2%, 1%। वो हम आजकल जीएसटी भी आ गया है ना। तो ये सारी ये और जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, जीएसटी अलग से हमें पे करना होता है। तो जीएसटी पकड़ के हमारा अमाउंट, अगर मान लीजिए मुझे 1500 रुपए देना पड़ रहा है मंथली, तो 1500 के साथ जीएसटी अगर मैं ऐड कर लूँ तो वो 1700 तक जाता है ना, मतलब कुछ अमाउंट तक ये होगा। सो दैट इज द फैक्ट। बिकमिंग, अगर आपको इसमें करियर करना है एसीएएस में तो आप कर सकते हैं। वैलिडेटेड ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, स्टैटिस्टिकल मेथड सीखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है वो सीखने को मिलेगा। इसमें ऑनलाइन कोर्सेस है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे दिया है ऑनलाइन इंश्योरेंस अकाउंटिंग, कवरेज एनालिसिस, इंश्योरेंस लॉ एंड इंश्योरेंस रेगुलेशंस, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो फाइनेंस में ना एन नंबर ऑफ करियर्स है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अगर डीप में डिटेल में जाके पढ़ोगे तो आपको हर सब्जेक्ट, मैंने कल ही बताया था ना, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, वो यूनिट वाइज अगर आप स्टडी करोगे तो आप किसमें स्पेशल बनना चाहते हो, क्या आपको अच्छा समझता है, किसमें आप अपना करियर कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन पढ़ोगे तब, पढ़ना ही नहीं पता है तो फिर गए। तो कल मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बताया था, उसमें भी आप करियर कर सकते हो, उसमें भी बताया एन नंबर ऑफ कोर्सेस आर देयर, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप, लेकिन कुछ भी काम करना है तो दिल से करिए, कि नहीं इसमें इंटरेस्ट लेके करिए तो ही वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। गॉट इट? सो दैट इज द, इसके एग्जाम्स भी होते हैं। ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस है, मतलब कुछ तो आपके पास होना चाहिए इसके अलावा। असेट इवैल्यूएशन का मैंने कल कोर्स बताया था कि कंपनीज में जितने भी मशीनरीज और ये होती है तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ कोर्सेस वहां पे अवेलेबल है। सो इसमें आपको क्या क्या एग्जाम में, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का एक एग्जाम होता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, मॉडल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एक होता है, मॉडल फॉर लाइफ कंटिजेंसीज का होता है, मॉडल फॉर सोफास्टिकेट प्रोसेस एंड स्टैटिस्टिक का एक होता है, कंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन एक्रूअल्स मेथड, मतलब सारे मॉडल्स आपको सीखने को मिल रहे हैं इसमें। बेसिक टेक्निक्स फॉर रेट मेकिंग एंड एस्टिमेटिंग क्लेम लाइबिलिटीज, कैसे क्लेम को लाइबिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे वो क्लेम डिसाइड करते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्चुअल इंस्ट्रक्ट चाइनीज है, कनाडा है, मतलब ये सारे यूके के। एक तो भी कोई तो भी अच्छा कोर्स करिए, है ना। देखिए डिग्री तो अलग ही होती है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स क्या है, आपका करियर क्या है, उसी को फोकस करके अगर आप उस चीज को लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं लाइफ में, नहीं। सो इसमें एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है, ये देते जाना है, प्रमोट होते जाना है ना। जैसे ये जितने भी लोग हमने अभी तक देखे, ये इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री में भी बोल सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस में, तो वो काफी नॉलेजेबल होते हैं। उनको सारी इकोनॉमी, सारा फाइनेंस, सारे स्टेटस, सारे स्टैटिस्टिक्स, सारा सब कुछ पता होता है। तो अगर आप में से कोई बहुत ही अच्छा है फाइनेंस में, या फिर इसमें मैथ्स कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप ये करियर इजीली अचीव कर सकते हो। बहुत ही अच्छा करियर है इसमें। ये सब एग्जाम्स है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो वो सब कुछ आपको बताते हैं। ये सारा उनका ये है कि कितने कंपनीज इन्होंने ओपन की थी 3 में और 13 में, एसोसिएट कितने थे, एफिलिएट्स कितने थे, और टोटल कितने हैं। ट्रेनी है इनके सारे सारे एग्जाम्स दो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर काम करो, एज अ सीनियर एनालिसिस्ट काम करो, एसोसिएट पे काम करो, एन नंबर ऑफ है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और अपना करियर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अर्निंग भी हाई होती है। देन लोन पे नहीं करना पड़ता है, आपका जो भी है अगर आपको मिला तो वो ऑटोमेटिक ही रिकवर हो जाता है, नो ग्रास सीलिंग होता है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बट पहले तो मेहनत करनी होगी ना।
2-3 साल 5 साल जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। गॉट इट। तो आज के लिए हम ये रखते हैं, सेशन में बाकी का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दैट? नहीं मैडम। ओके देन, सी यू इवनिंग, हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am.